गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। मैं हूं मानसी रोहिला और हमारी जो करेंट अफेयर जनवरी 2024 की क्लास है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हमारा कल भी वीडियो आया था, उससे पहले हमारा राम मंदिर के ऊपर भी वीडियो आ चुका है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। ये चैनल है अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारी जितनी भी पीडीएफ है वो आपके पास, हमारा जितनी भी पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमारी पहुंच जाएंगी आपके पास। चलिए, उसके अलावा हमारा क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपके पास हमारा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। टाइम नहीं लेते हुए हम लोग पहली न्यूज़ में बढ़ते हैं। अगर हम अपनी पहली न्यूज़ देखें तो अभी पीएम मोदी जी ने क्या किया है, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या करा है, अभी इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन उसका किया है। कब किया है, तो 28 जनवरी 2024 में 75th क्या हुआ था, डायमंड जुबली सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई थी। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम देखें 28 जनवरी 12 नून, ठीक है, 12 नून में क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन किया गया था। अगर हम बात करें अपने सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्फोर्स में आया था तो वो कब आया था, तो 28 जन 1950 में आया था इन्फोर्स में। अगर हम वैसे बात करें तो हमारा 26 जनवरी 1950 में क्या आ चुका था, वैसे हमारा लॉन्च हो गया था, मतलब बात कह दी गई थी, लेकिन जो 2 दिन बाद क्या हुआ था, इन्फोर्स में आया था। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो डिजिटल कोड 2.0, ठीक है, मतलब ये है अब तक के जितने भी केसेस आए होंगे, ठीक है, तो वो हमारे को किस में, डिजिटलाइज रूप में हमारे को मिल जाएगी। 1950 से लेके अब तक जितने भी होंगे वो हमारे को डिजिटलाइज रूप में हमारे को मिल जाएंगे, फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। हम लोग उसे देख सकते हैं और हम लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, तो ये चीज इसमें बोली गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, पीएम मोदी विल बी लॉन्च द न्यू वेबसाइट, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या है, न्यू वेबसाइट लॉन्च भी होगी इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जो क्या होगा, फॉर्मेट कौन सा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस रहेगा इसीलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, तो डिजिटल सीएसआर, इसका जो फीचर्स हैं वो क्या है, 519 वॉल्यूम्स रहेगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट सिंस 1950, मतलब वही चीज है। इस रिपोर्ट में क्या होगा, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स रही होंगी 1950 से, वो सारी की सारी क्या कर दी गई है, डिजिटलाइज कर दी गई है, वो हम सब लोग अपने फॉर्मेट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, ठीक है, इस न्यूज में एक और चीज देखते हैं। इस न्यूज में ये है कि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा रिलेट देख लेते हैं। अगर हम देखें तो 33 इसमें जजेस चाहिए होते हैं और +1 इसमें सीजीआई होता है, ठीक है। अगर हम सीजीआई देखें तो अभी कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कितना टर्म होता है, तो 65 ईयर्स रिटायरमेंट ईयर होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको आराम से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन है, मैक्रॉन, अभी इंडिया में विजिट कर रहे थे, ठीक है, तो इनके साथ कुछ डील्स हुई हैं, अनाउंसमेंट हुई है, उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें जो हमारा अनाउंसमेंट है वो क्या है, डिक्लेयर करा है 2026 तक इंडिया और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेटिव, ये डिक्लेयर किया गया है। पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट ये था। उसके अलावा ऑपरेशनलाइजेशन हुआ है किसका, यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस एट एफिल टावर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सेटअप हुआ है किसका, सोलर एकेडमी इन सेनेगल अंडर द स्टार सी प्रोग्राम,
ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो स्टार सी प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या है, इसका सेटअप करा गया है सेनेगल में सोलर एकेडमी के रूप में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किसका सेटअप हुआ है, सोलर एकेडमी का सेटअप हुआ है, स्टार सी प्रोग्राम नेम है उसका, सेनेगल में हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके अलावा की, तो जयपुर में इन्होंने क्या करा था, डिनर का, ठीक है, पीएम मोदी जी ने और जो प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इन्होंने क्या होस्ट किया था, डिनर के लिए होस्ट किया था। अगर हम बात करें उस डिनर में क्या हुआ होगा, तो कल्चर हेरिटेज के बारे ऊपर बात हुई है, आर्ट क्राफ्ट राजस्थान की, इन सारी चीजों को हम उन्होंने क्या किया है, प्रदर्शन किया है। इसके नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इसके अलावा भी क्या क्या किया है, तो ऑल्सो कमिटेड, क्या करा है, ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन विद द ऑस्ट्रेलिया, पहली चीज। दूसरा क्या करा है, यूआई के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। उसके अलावा न्यू वंस इन द रीजन, और किसी दूसरे रीजन को भी क्या करना, एक्सप्लोर करने की बात कही गई है। तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे। डन। नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारी कौन सी न्यूज है, फोर्थ रुजोमा ऑरेंज फेस्टिवल। एक ऑरेंज फेस्टिवल है 2024 इन नागालैंड। ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, रुसोमा विलेज है एक, ठीक है, वो हमारा किसका विलेज है, कोहिमा में एक रुसोमा विलेज है, वहां पे ये मनाया जाता है। तो ये कौन सा चल रहा है, तो ये चीज देख सकते हैं, ये हमारा फोर्थ एनुअल रुसोमा फेस्टिवल है। कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये भी चीज देख लीजिए, जनवरी 24-25 2024 यहाँ तक मनाया गया है, ठीक है, यहाँ तब बनाया जाता है। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड ऑरेंज ऑफ नागालैंड, ठीक है, तो नागालैंड और जितने भी रिच हेरिटेज कल्चर्स हैं उनके ऊपर इसको बनाया जाता है, और ऑरेंज ऑफ नागालैंड के लिए भी इसको बनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे इसकी थीम की, तो ऑर्गेनिक ऑरेंज इसकी थीम रही है इस बार की। तो ये आप जरूर लर्न करिए, जो इम्पोर्टेंट है, एक तो यही इम्पोर्टेंट है, रसूमा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही होगी, तो थीम हमारी क्या है, ऑर्गेनिक ऑरेंज रही है। डन। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, तो ये फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या करा गया है, जो ऑरेंज प्रोडक्ट्स हैं जैसे सच एज फ्रेश जैम जूस, ये सारी चीजें, इनको क्या किया गया है, थोड़ा सा प्रदर्शन किया गया है, इसलिए इसको बनाया जाता है। अगर हम अट्रैक्टेड फेस्टिवल में विजिटर की बात करते हैं, तो कितने 3400 विजिटर अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट हुए हैं इस फेस्टिवल से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन किन के बीच में, एक इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या नाम है, तो सादा तांसिक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी ये पहली एक्सरसाइज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में है ये पूछा जा सकता है, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में है। क्या नेम है, तो सादा तांसिक नेम है। अगर इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इसकी डेट पूछी जा सकती है क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज के वजह से इसकी डेट पूछी जा सकती है 29 से 10 फेब, ठीक है, 29 जनवरी 2024 से लेके 10 फेब 2024। अगर हम बात करें ये जो एक्सरसाइज है ये हेल्ड कहाँ पे हुई है, तो महाजन राजस्थान, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तो महाजन राजस्थान में ये क्या हुई है, हेल्ड हुई है। अगर हम बात करेंगे ये एक्सरसाइज क्या करेगी, तो एक तरीके से वही है कि दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा करेगी, पहली चीज। और किन के बीच में हो रही है, तो किसके बीच में हो रही है, दोनों कंट्रीज के आर्मीज के बीच में हो रही है ये एक्सरसाइज, तो ये आपको लर्न करना है। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा, तो ये सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, डिफेंस लेवल को बढ़ाएगी, एनहेंस करेगी, डिफेंस लेवल को बढ़ाएगी, और बाकी सारी चीजें वही है, रिलेशन को बढ़ाएगी, ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इराडा, ठीक है, अनवील्स इट्स विजिलेंस जर्नल पहल, ठीक है, तो इराडा ने एक जर्नल लॉन्च की है, पहल, जर्नल का नेम पहल है, लॉन्च की है, कब की है, तो 25 जनवरी 2024 में की है, ठीक है।
किसने की है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इराडा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये क्या करेगी? तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता को बढ़ाएगी। और दूसरी चीज क्या है? एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी क्या करेगी? रिन्यूएबल एनर्जी को एडवांस करेगी। डन। अगर हम बात करेंगे ये इराडा, तो ये इराडा क्या है? एक मिनी कंपनी है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? तो मतलब ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया। और जो कंट्रोल करती है वो कौन करती है? कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कौन कंट्रोल करती है? ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज क्या है? ये एक मिनी कंट्री है, मिनी रत्न कंट्री है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कब स्टैब्लिश हुई थी, तो 1987 में स्टैब्लिश हुई थी। डन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर डे 2024, डेट, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब इससे जुड़ी हुई कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, तो ये चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहली चीज ये कि ये बनाया कब जाता है? तो 29 जनवरी को बनाया जाएगा, ठीक है। किस लिए मनाया जाता है? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, पहला न्यूज़पेपर इन इंडिया कब आया था, कब नहीं आया था, और किसने दिया था, ये भी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो किन्होंने प्रेस मतलब पब्लिश किया था, तो वो कौन हो जाएंगे? हैकी बंगाल गैजेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कौन है फादर ऑफ प्रेस, तो ये भी हमारे कौन हो जाएंगे? हैकी बंगाल हो जाएंगे। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो पॉपुलर जो ये न्यूज़पेपर है, ऑल्सो नोन एज कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ये इस नाम से था। दूसरी चीज ये है कि पब्लिश कब किया गया था? तो कलकत्ता में 29 जनवरी 1780 में पब्लिश हुआ था। अगर हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की, तो ये हैरिशमैन है कोई, और क्या नेम है हैकी जी का? जो नेम है उसका देख लेते हैं, जेम्स अगस्टस हैक, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और क्या था? ये पब्लिश्ड इन इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। अगर हम बात करेंगे, ये वीकली न्यूज़पेपर था, जैसे हम लोग वीकली करेंट अफेयर पढ़ते हैं, वैसे ये क्या था? वीकली पब्लिकेशन, मतलब क्या है? वीकली न्यूज़पेपर था, हर वीक मतलब ये आता था। अगर हम बात करेंगे, ये एंग्लो इंडियन सोसाइटी इन कोलकाता, सिंपल सी बात है, ये हमारा जो न्यूज़पेपर था वो 1780 में आया तो था, लेकिन 2 साल के बाद क्या हो गया था? ये बंद करा दिया गया था। क्यों कराया गया होगा, वो भी चीज देख लेते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से इन्होंने क्या कर दिया था? ये न्यूज़पेपर को सीज कर दिया था। क्यों? थोड़ा सा क्रिटिसाइज्म, थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर बात चल रही थी उस टाइम पे। हमारे जो गवर्नर थे यहाँ पर इंडिया में, जो गवर्नर थे वो थे वॉरेन हास्टिंग, तो उनके उनके थोड़ा सा खिलाफ कुछ पॉइंट्स होते थे इस न्यूज़पेपर में, इस वजह से इसको 2 साल में बंद करवा दिया गया। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक मेरे को क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो अभी तक, जो शुरू से ओल्डेस्ट है और अभी तक जो चीज, जो न्यूज़पेपर चल रहा है, तो आप उसका नेम बताएंगे, वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केएम करियप्पा जयंती 2024। अच्छा, ये बनाया क्यों जाता है और कौन है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। पहली चीज ये है कि ये कब मनाया जाता है, तो कब होगा? जनवरी 28 2024, इस दिन इसको मनाया गया है। क्यों मनाया गया है ये चीज भी देख लेंगे। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? केएम करियप्पा जी की बर्थ एनिवर्सरी है। अच्छा, ये केएम करियप्पा जी हैं कौन? तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ है इंडियन आर्मी के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन हो जाएंगे? केएम करियप्पा जी हो जाएंगे। अगर हम करियप्पा जी की बात करें कि कहाँ पे वो बॉर्न हुए, तो ये चीज भी देख लीजिए। तो जनवरी 28 1899 में क्रूग में, कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर हम इसके अलावा भी बात करें, तो इन्होंने बहुत सारी क्या करे हैं, जैसे अगर हम बात करें मार्शल, इंडियन मार्शल, इनके रूप में भी इनको इन्होंने काम मिला है, ठीक है, मतलब काम किया है। तो
अगर हम बात करेंगे मार्शल की, तो मार्शल जो है हमारे को पता है 5 स्टार रैंक होती है वो, तो इनको ये मिली थी, इस वजह से इनको क्या है, इनकी एक जयंती के रूप में उसे मनाया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इंडो पाकिस्तान वॉर में भी इनका क्या था, योगदान रहा है, इन्होंने लीड किया था इंडियन फोर्सेस के उसमें लीड किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने 2 पॉइंट से वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके अलावा, तो नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला पॉइंट, ये वाली न्यूज़ देख लीजिए। हायर एजुकेशन सीज, अगर हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की, तो इसमें एक रिपोर्ट आती है AISHE रिपोर्ट, मतलब ऑल इंडिया सर्वे, क्या हो जाएगी, ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन 2020 2022। अभी क्या हुई है, ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है, और ये रिलीज हुई है तो फिर इन्होंने क्या बोला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या रिलीज किया, मतलब किससे रिलीज होती है, ये भी चीज ध्यान रखनी है, कौन सी मंत्रालय कौन सा मिनिस्ट्री करता है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री करता है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि 19 लैक्स इंक्रीमेंट आया है किसमें, हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 19 लाख इंक्रीमेंट आया है किसमें, हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे, जो टोटल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो वो कब से कहाँ, अगर हम बात करेंगे 2021 की, तो वो 14.14 करोड़ था। अगर हम बात करेंगे अब की, तो अब कितना हो गया है, ये हो गया है 4.433 करोड़। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट को परसेंटेज में देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 26.5% फ्रॉम, कब से कब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखनी। डन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, जो रिपोर्ट आई है ना ये, अब इन्होंने हाइलाइट्स दिए हैं कुछ, क्या कहा है इन्होंने, एट PhD लेवल, ठीक है, PhD लेवल में जो इनरोलमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में, तो वो किस में हुआ है, हाईएस्ट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। अगर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे परसेंटेज भी देख सकते हैं, 24.8% है। अगर हम बात करेंगे किसकी, साइंस की बात करें, तो वो कितना हो गया है 21.3%। सेकेंड में साइंस, मतलब हाईएस्ट किसका है, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इंजीनियर्स खुश हो जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कौन देता है, वो हमने पढ़ी लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है, वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, कौन का डाटा कलेक्ट करता है क्या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। ठीक है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2022-23 क्या कह रही है, इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है इस रिपोर्ट ने, कि जो हमारी एजिंग रिपोर्ट है, मतलब क्या है, जो ओल्ड एज वाले हैं, कहाँ से एज वो भी देख लो, एज कितनी 60 से ऊपर। ठीक है, तो 60 से ऊपर एज वाले जो हैं वो काफी अच्छा, मतलब क्या है, उनकी जो हाईएस्ट लाइफ क्या है, एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, कि कौन सा स्टेट है जिनमें 60 एज से ज्यादा लोग जो हैं, एज से ज्यादा वाले जो लोग हैं वो अभी भी हैं, और वो कितने हैं, कितना परसेंटेज है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर में रहा है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, यूटी है, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, 60 एज से ज्यादा क्या है, जिसकी 60 से ऊपर एज रही है, वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज उसमें मिला है। अगर हम बात करेंगे मेल्स की, तो कितना हो जाएगा 20.3%। अगर हम बात करेंगे फीमेल्स की, तो 23%। अगर हम बात करेंगे, ये वाला पॉइंट रहने दो, अगर हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, देखिए अगर हम रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट आ गई है, हम सबको पता है कि एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे क्या बनेगा, इंडियाज एफर्ट्स टू प्रोवाइड बेटर केयर एंड सपोर्ट्स, मतलब क्या है, इंडिया अच्छे एफर्ट्स डाल रही है, इनको बेटर केयर दे रही है, सपोर्ट दे रही है, इसी वजह से क्या है, एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इन्होंने इस रिपोर्ट के थ्रू ये चीज रिसोर्स इकट्ठा करी है। अगर हम बात करेंगे बिटवीन 2021 से लेके 2036 तक,
अगर इसका एस्टिमेशन देखा जाए, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्टेड करी जा सकती है कि अभी 10.1% है, तो ये हो सकता है इधर से 15% तक बढ़ सकती है। तो इन्होंने ये एक्सपेक्टेड बोला है कि हाँ हो सकता है ये जो पॉपुलेशन है, एजिंग रिपोर्ट के थ्रू जो पॉपुलेशन आई है, इससे रिलेट करके अगर देखा जाए तो 10.1% से ज़्यादा, मतलब अभी तक 10.1% है, इससे बढ़ के 15% हो सकती है। कब तक? 2036 तक। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, उसके अलावा हमारे चाइना ने भी क्या किया था, ऐसी पॉपुलेशन को कम करने के लिए क्या किया था, जैसे हमारे दो यूपी में बात हुई थी, वैसे ही क्या था वहां पे सिर्फ एक, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ एक वन को ही कर दिया था। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। उससे क्या हो गया था, उनकी जो ओल्ड एज वाले हैं वो ज्यादा हो गए थे और जो यंगर एज है वो बहुत कम हो गई थी, तो ये उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इंडिया फ्रांस इंक डील ऑन डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट। ठीक है, तो डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया और फ्रांस ने एक समझौता किया है, पैक्ट किया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किसके ऊपर किया है, तो डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट हुआ है, किस किस के बीच हुआ है, तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच हुआ है। अगर हम इसके अलावा देखें तो ये क्या करेगा, बिकम्स अ की एरिया ऑफ कोलैबोरेशन डिपिंग द ट्रस्ट और सिक्योरिटी टाइज। मतलब क्या क्या करेगा, एक तो एरिया को कोलैबोरेट करेगा, दूसरी चीज ट्रस्ट बढ़ाएगा, उसके अलावा सिक्योरिटी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। ठीक है, आपस में मिलके करेंगे। लेकिन नेक्स्ट अगर देखें तो फोकस किस पे किया जा रहा है, तो फोकस की अगर हम बात करें तो ये जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है, इनको लॉन्च करेंगे, इसमें बूस्ट अप करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें इससे होगा क्या, देखिए पहली चीज तो ये है कि अवेयरनेस बढ़ेगी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी इस समझौते से, और साइबर डिफेंस ये हो सकता है। उसके अलावा टैक्स शेयरिंग, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट मतलब एडवांस्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसका गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इस पैक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स है। डन। अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं इसके बाद तो खैर आप लोग सिर्फ पढ़ लेना, मैंने बाकी चीजें बता दी हैं, अभी तो नहीं, लेकिन फार रीचिंग ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। जो ये एग्रीमेंट है ये अभी तो इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में इसका इफेक्ट देखा जाएगा, तो ये चीज इसमें बोली गई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं फिल्म फेयर अवार्ड 2024। तो फिल्म फेयर अवार्ड अभी अभी क्या है, ब्लैक लेडी अभी अभी लॉन्च हुआ था कुछ टाइम में, 28 जनवरी 2024 में। कहाँ पे हुआ था पूछा जा सकता है, तो कहाँ पे हुआ होगा, गांधीनगर गुजरात। क्या है, गिफ्ट सिटी भी है, गुजरात हमारी क्या है, गिफ्ट सिटी है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान रखनी है। कौन सा एडिशन है ये चीज पूछी जा सकती है, तो कौन सा हो जाएगा, 69th एडिशन हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो डेविड डेविड धवन है। ठीक है, डेविन नहीं है, डेविड धवन हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे बेस्ट फिल्म की तो कौन सी हो जाएगी, 12th फेल, सबने देखी होगी आई होप। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें बेस्ट डायरेक्टर की तो विधु विनोद चोपड़ा जी हो जाएंगे। किसके डायरेक्टर हैं, तो 12th फेल के ही डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा जी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर बेस्ट एक्टर की बात करेंगे लीडिंग रोल में तो रणबीर कपूर जी आएंगे मेल में। और अगर हम बात करेंगे बेस्ट एक्ट्रेस, मतलब क्या है लीडिंग रोल में ही फीमेल की बात करें, तो कौन हो जाएंगी, आलिया भट्ट। ठीक है, उनकी बेटर हाफ। अगर हम बात करेंगे रणवीर कपूर जी को किस में मिला है, तो कौन हो जाएंगे, किस मूवी में मिला है, तो एनिमल हो जाएगा। अगर हम इसमें भी देखें तो किस में हो जाएगा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो इसमें इनको मिला है आलिया भट्ट जी को। डन। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए, बाकी चीजें कुछ नहीं है, ये चीज देख लेना, जो 6 ट्रॉफी है वो किसको मिली है, एनिमल को मिली है। ठीक है, संदीप रेड्डी ये इनके डायरेक्टर हैं। उसके अलावा अगर 12th फेल को देखें तो इन्होंने सेवरल मेजर अवार्ड जीते हैं, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म में हमें पता है, बेस्ट डायरेक्टर में भी हमें पता है। चलिए
नेक्स्ट देख लीजिए, नीदरलैंड्स वॉन FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, तो अगर हम बात करें, नीदरलैंड क्या है, विनर है, लेकिन रनर अप कौन है, इंडिया है। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड क्या हुआ है, जीता है। ठीक है, द फर्स्ट FIH हॉकीज 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप कब हुआ था, जनवरी 27 2024। डिफीट किसको किया था, इंडिया को, मतलब रनर अप कौन सी टीम रही है, इंडिया रही है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था, तो मैस्कट ओमान में हुआ था। ठीक है, मस्कट ओमान में हुआ था। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, मैंने डेट बता दिया ऊपर भी, 24 से 27 तक। अगर हम बात करेंगे नीदरलैंड में, तो स्टार्टिंग में सेकेंड मिनट में ही, मतलब मैच के जस्ट जाने के जैसे मैच हो रहा था, तो सेकेंड मिनट में ही जो स्कोर किया था वो कौन होंगे, तो जैकी जेनिक वेन डी वेने हो जाएंगे, वॉन डी वेने हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो स्टार्टिंग मतलब स्कोर किया है इन्होंने सेकेंड मिनट में ही। अगर उसके अलावा भी देखें, तो बेंटे वॉन डेर वेल्डेट हो जाएंगे, लाना काल से हो जाएंगी, और कौन हो जाएंगी, शोशा बेनिंगा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने बाकी नीदरलैंड के लिए क्या किया है, स्कोर किया है। ये तो बाकी थे, लेकिन सेकंड मिनट में किन्होंने किया है, तो उनका नाम आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर इंडिया से भी पूछ सकते हैं, तो इंडिया से कौन कौन हो जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कौन हो जाएंगी, ज्योति छत्री, और कौन हो जाएंगे, ऋतुजा। तो ये दो क्या है, इंडिया से स्कोर लिया है इन्होंने। उसके अलावा जो है बाकी नीदरलैंड से, लेकिन जो मेन वाला नेम है वो आपका थोड़ा सा मेन ये वाला नेम रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा देख लेना कब कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये चीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसरो ने लॉन्च किया एक सैटेलाइट। ठीक है, तो इसरो ने जो लॉन्च किया सैटेलाइट, क्या नेम है, इनसेट 3DS। ठीक है, तो इनसेट 3DS है सैटेलाइट। कहाँ से कर रहे हैं, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सबको पता है। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। तो वहीं से ये जो इसरो की जो सैटेलाइट है इनसेट 3DS, वो हमारी क्या हो रही है, लॉन्च की जा रही है। अगर हम इसमें देखें, इससे रिलेट की जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, अभी क्या है, इसको वहां पर पहुंचा दिया गया है, टेक ऑफ मतलब क्या है, वहां पर पहुंचा दिया गया है श्रीहरिकोटा में, लेकिन जो लॉन्च होगी उसकी डेट पूछी जा सकती है, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो, वही चीज। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, शेड्यूल्ड इन्होंने करा है, और नेम क्या है, इनसेट 3DS। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मेट्रोलॉजिकल मतलब वेदर के ऊपर बात कही जाएगी। ठीक है, मतलब वेदर की इंफॉर्मेशन पूरी दी जाएगी। अगर हम देखेंगे, फरवरी 17 2024 में 4 को क्या की जाएगी, ये लॉन्च की जाएगी। ठीक है, तो अभी वहां पे पहुंचा दी गई है, लेकिन ये सैटेलाइट लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुई है, क्या कहेंगे हम लोग, फरवरी 17 2024 को ये लॉन्च होगी। कहाँ से होगी, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होगी। डन, आगे बढ़ जाते हैं। जो सैटेलाइट है इसका क्या देखेंगे, व्हीकल भी देख लो। ठीक है, तो व्हीकल कौन सा हो जाएगा, GSLV F14 रॉकेट, ये इसका व्हीकल है। अगर हम बात करेंगे, ये की रोल क्या हो जाएगा, वही चीज है। अगर मेट्रोलॉजिकल आ गया है तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर देखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे, ये इनसेट 3DS सैटेलाइट जो है, वो दो पहले से जो वहां पर लोअर ऑर्बिट है ना, वहां पर पहले से 9, आई थिंक 9 होंगी सैटेलाइट। ठीक है, तो 9 सैटेलाइट्स को क्या किया गया है ऑलरेडी, ये जो दो सैटेलाइट है, इनसेट 3D और 3DR सैटेलाइट, तो ये दो सैटेलाइट को क्या करने वाली है, वहां पे सपोर्ट करने वाली है ये वाली सैटेलाइट। ठीक है, ये आपके पास पिक्चर भी है, इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम देखें सैटेलाइट में और क्या इंक्लूड है, तो SAS&R। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्या करेगा, सिग्नल देगा। ठीक है, अलर्ट डिटेक्शन, ये सारी चीजें ये करने वाला है। ठीक है, तो एक ट्रांसमीटर है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये नेम याद रखना पड़ेगा, तो इस सैटेलाइट में ये भी इंक्लूडेड है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसरो का एक और क्या है, पेलोड है।
वो आप वो भी आ चुका है, तो वो भी देख लेते हैं। इज रोज पोयम 3, क्या नाम है? पोयम 3। पोयम 3 वही ये चीज क्या है? पेलोड, इसका हिंदी में वो मतलब फुल फॉर्म भी देख लीजिए, ठीक है। पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर द माइक्रोग्रेविटी पोयम 3 मिशन है, जो सक्सेसफुली अब लॉन्च हो चुका है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये क्या है? ये चीजें भी देख लेते हैं। इसका कुछ व्हीकल रहेगा होगा, तो व्हीकल कौन सा है? PSLV-C58 रॉकेट रहा है, ठीक है। और कब ये एक्सपो मतलब लॉन्च हुई थी, तो ये चीज ध्यान रखना है, January 1, 2024, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, लॉन्च किसने की, कहाँ से लॉन्च हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पोएम 3, यहाँ पे पी आएगा, ठीक है। पोएम 3 हैज एन एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन। ये सारी चीजें लर्न करने मतलब पढ़ने वाली चीजें हैं, सिंपल है। इन्वायरमेंटली डिजाइन है, ठीक है, कॉन्शियस डिजाइन है ये ऑलरेडी। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, प्लेटफॉर्म हैव द पावर जनरेशन एंड द टेलीमेट्री कैपेबिलिटी फॉर द होस्टिंग पेलोड्स। तो पेलोड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। बस इसका नाम लर्न कर लेना, और उसके अलावा क्या नाम है, व्हीकल लर्न कर लेना, और कब ये लॉन्च हुई थी, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए, तन्मय अग्रवाल, ठीक है। तो तन्मय अग्रवाल जी ने क्या करा है? अभी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो किसका किया है, ये भी चीज देख लीजिए। January 26, 2024 में कौन है ये तन्मय अग्रवाल? तो हैदराबाद के बैटर हैं, बैट्समैन है। अगर हम बात करेंगे तन्मय अग्रवाल जी की, तो इन्होंने 160 बॉल्स में 323 रन्स क्या करे हैं, इन्होंने अचीव करे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं 160 बॉल्स में और कितने रन्स? 323 रन्स। कहाँ, किसके अगेंस्ट किया है? तो कौन हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश टीम इसके अगेंस्ट रही है। अगर हम बात करेंगे क्या, किसमें? रणजी ट्रॉफी में। ये चीज ध्यान रखनी है, किसमें करी है? रणजी ट्रॉफी में। अगेंस्ट कौन था? तो डिफीट किसको किया, मतलब अगेंस्ट कौन था? तो अरुणाचल प्रदेश टीम थी। अगर हम बात करेंगे तन्मय अग्रवाल जी की, तो ये कहाँ से है? तो ये हैदराबाद बैट्समैन है। अगर हम बात करेंगे इनकी कि ट्रिपल सेंचुरी इन्होंने बनाई है, मतलब क्या है? 323 रन इन्होंने बनाए हैं 160 बॉल्स में। अगर हम बात करेंगे तो ये सेट अ न्यू रिकॉर्ड, इन्होंने क्या करा है? एक नया रिकॉर्ड सेट करा है। कैसा है? फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट हिस्ट्री, मतलब पूरी हिस्ट्री में फास्टेस्ट ट्रिपल, ये चीज मत भूलना, फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर हम फास्टेस्ट ना लिखें, तो ट्रिपल सेंचुरी अगर देखें, तो साउथ अफ्रीका के कौन? मार्को मैरिस, ठीक है। तो मार्को मैरिस 2017 में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? बना चुके हैं 300 इन 191 बॉल, लेकिन 191 बॉल में करा था, इन्होंने कितने में करा है? 160 बॉल्स में करा है। तो ये फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन्होंने क्या बनाया है? एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम बात करेंगे इनकी एक और रिकॉर्ड की, तो ये हो जाएगा क्या? अग्रवाल ट्रिपल सेंचुरी इज ऑल्सो द सेकेंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी। तो ये क्या हो जाएंगे? सेकेंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी। फर्स्ट तो ट्रिपल फास्टेस्ट हो जाएंगे, अगर सेकेंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी की बात करेंगे, तो भी हमारे कौन आएंगे? अग्रवाल जी आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए, ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विनर्स। अगर हम इसकी बात करेंगे, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ये चीज आपके में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, पहला पॉइंट तो मेंस सिंगल में जेनिक सिनर हो जाएंगे। कौन है ये? इटली से हैं। अगर हम बात करेंगे वुमेन्स सिंगल की, तो कौन हो जाएंगी? आर्यना साबलंका। कहाँ से हैं? बेलारूस से हैं। अगर हम बात करेंगे मेंस डबल की, तो कौन हो जाएंगे? रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन, ये इंडिया से हो जाएंगे। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं, तो वुमेन्स डबल की अगर हम बात करेंगे, तो कौन हो जाएंगे? हो जाएंगी? बारबोरा क्रिस्कोवा, ठीक है, क्रिस्कोवा चेक रिपब्लिक से हैं। अगर हम बात करेंगे सेकंड की, क्योंकि डबल है, तो कैटरीना सिनिकोवा, तो कहाँ की है ये? चेक रिपब्लिक, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे बोपन्ना जी की, तो बोपन्ना जी जो है वो 4th ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल इन्होंने अभी तक जीता है।
अगर हम इनकी बात करें। अगर हम बात करें किनकी, रामनाथन की, तो ये हमारे फर्स्ट बने हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी, बोपन्ना जी की, तो ये ओल्डेस्ट प्लेयर रह चुके हैं, क्योंकि इनकी एज कितनी है, आई थिंक 43। तो ये थोड़ा देख लेना, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है। तो ये हमारे क्या है, ओल्डेस्ट प्लेयर हैं जो जीते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे इन ओपन्स की, तो ग्रैंड स्लैम ओपन, मतलब इसमें 4 ओपन्स रहते हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम जो है वो उसमें 4 ओपन्स रहते हैं। कौन कौन से, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो फ्रांस है। नेक्स्ट 2 का आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। डन, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने कल आपको क्या दिए थे, इसके कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ये, ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैंने करंट से दिए होंगे, उससे रिलेटेड ज़रूर है, बट हाँ स्टैटिक जीके। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी फाउंड कब हुई थी, तो जनवरी 1388 में फाउंड हुई थी। आरईसी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप, इनके बीच में कुछ बॉर्डर आता है, तो वो कौन सा होता है, तो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, क्योंकि अभी पता ही है ये वाला थोड़ा सा पूछ सकते हैं, ठीक है, चर्चा में है ये न्यूज। नेक्स्ट अगर देखेंगे यूएनजीए, इनके प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, तो कौन हो जाएंगे, डेनिस फ्रांसिस हो जाएंगे। अगर मेथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला पूछेंगे तो CH3OH हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, प्रियम ऑफ जापान की, फ्यूमियो किशिदा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। डन। तो ये कल के कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को बताने थे, मैंने बता चुकी हूँ। कमेंट नहीं आया था लेकिन, अच्छा बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके अलावा हमारा क्या है, ऑफलाइन अगर पूछना चाहें तो ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, ठीक है, क्लास में ही, ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, आप उधर भी पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस वाले लिंक को ज़रूर क्या कर देंगे, आप लोग ज्वाइन करेंगे चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपके पास PDF आएंगी, आप 1-2 बार रीड करिए, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं, बस आपको 1-2 बार रीड करना है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही लर्न हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा कल मैंने थोड़ी सी वीडियो में देखा, मैंने कुछ बोल दिया था, लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ से रिलेटेड नहीं थी। अब वो चीज़ देख लीजिए, मैंने जो कल बोली थी, एक तो थी कृत्रिम, जो ये कंपनी है ये यूनिकॉर्न में आई है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया था यूनिकॉर्न में बनी है, बट वो यूनिकॉर्न में आई है। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा, मैंने एक और बोला था, एक होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट एक इवेंट है, वो ना कि कोई जात, मतलब जीनोसाइड, मतलब कोई जाति नहीं है। होलोकॉस्ट एक इवेंट है जिसमें क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था, जियोसाइड का संहार हुआ था, तो ये एक इवेंट है, तो इसीलिए ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं वो डाउट हो जाए, ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो चीज़ मैंने बता दी है। चलिए, तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके।